नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 10 पढ़ाऊंगा। पाठ 10 जिसका नाम है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। देखिए इस पाठ में हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए पाठ का नाम है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। इसमें पढ़ना है हमको व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में। देखिए व्यक्तिगत जो स्वच्छता होती है वो क्या होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने आप को कितना स्वच्छ रखता है, कैसे कैसे स्वच्छ रखना चाहिए जिससे हमें या हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित ना हो। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सार्वजनिक सार्वजनिक और सामाजिक स्वच्छता। ठीक, सामाजिक स्वच्छता या सार्वजनिक स्वच्छता इसके बारे में जानेंगे। स्वच्छता एवं सफाई का महत्व। स्वच्छता या सफाई जो होती है, स्वच्छता का महत्व क्या है, ये हम जानेंगे। शौचालय का प्रयोग व महत्व। शौचालय का क्या प्रयोग है। स्वच्छ भारत के लिए किए जा रहे जागरूकता अभियान। तो हमारे देश को, हमारे प्यारे भारत को स्वच्छ बनाने में कौन कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं या कौन से अभियान या क्या काम किए जा रहे हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको इस पाठ में पढ़नी है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए स्वस्थ जीवन के लिए उत्तम स्वास्थ्य तथा स्वच्छ वातावरण का होना आवश्यक है। स्वस्थ जीवन, हम खुद को स्वस्थ तभी रख सकते हैं जब हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ हो और हम खुद को भी स्वच्छ रखें और अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखें। अब इसका हमारे स्वास्थ्य से क्या लेना देना है। देखिए जहाँ सफाई होगी, स्वच्छता होगी, वहाँ गंदगी नहीं होगी और गंदगी नहीं होगी तो वहाँ पे मच्छर मक्खियाँ या कीड़े मकोड़े ये सब नहीं होंगे, क्योंकि मच्छर और मक्खियों से बीमारियाँ अधिक फैलती हैं। तो अगर ये नहीं होंगे तो हम बीमारियों से ग्रसित नहीं होंगे। तो स्वास्थ्य, उससे क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इस तरह से स्वच्छता जो है वो हमारे जीवन पे या हमारे स्वास्थ्य पे बहुत अधिक प्रभाव डालती है। इसीलिए कहते हैं जब आसपास में या आप खुद की सफाई रखेंगे, खुद को स्वच्छ रखेंगे और अपने आसपास या के जो इलाके हैं उनको हम साफ सुथरा रखेंगे तो उससे क्या होगा, वहाँ पे कीटाणु जीवाणु मच्छर मक्खी ये सब नहीं पैदा होंगे। तो जब गंदगी नहीं होगी तो बीमारियाँ नहीं होंगी वहाँ, और उससे क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक। अब देखिए आज का जो समय है उससे उसमें क्या है, वातावरण दूषित रहता है। ठीक, किसी न जैसे दूषित होने का कारण घरों से जो कूड़े निकलते हैं, जो कूड़ा निकलता है उसको लोग कहीं भी फेंक देते हैं। कहीं भी आते जाते या चलते फिरते कुछ खाते हैं तो कहीं भी रास्ते में फेंकते चलते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सब गंदगी फैलाती हैं। ये सब चीज़ें, जैसे केले का छिलका, केला खा लिए छिलका फेंक दिए, तो केले का छिलका कहीं पड़ा रहेगा तो वो पड़ के वहाँ सड़ेगा, तो वहाँ गंदगी होगी। ठीक, एक खतरा और रहता है कि केले के छिलके के ऊपर किसी का पैर पड़ गया तो फिसल के गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी, ये सब भी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी बहुत से चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, देखिए अब जो स्वच्छता है वो हमारे देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। हमारे देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है वो, कि वो अपने आसपास के इलाके को, अपने घर को और खुद को, ये सारी चीज़ों को, इन सभी को, इन सब चीज़ों को स्वस्थ रखे, सॉरी, स्वच्छ रखें। ठीक, जब वो स्वच्छ रखेगा तो उससे एक चीज़ होती है, कहीं आप जब साफ सुथरी जगह देखते हैं तो हमको देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, अब गंदी जगह पे जब जाते हैं जहाँ कूड़ा करकट ये होता है, बहुत सारा कूड़ा पड़ा होता है, वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ दुर्गंध होती है, देखने में भी नहीं अच्छा लगता। ठीक, बहुत सारे कीटाणु जीवाणु मच्छर मक्खी वहाँ पैदा होते रहते हैं। तो इसलिए अगर हम सफाई रखेंगे अपने आसपास तो देखने में भी अच्छा लगेगा और हम खुद को बीमारियों से अधिकतर या बहुत हद तक हम खुद को बीमारियों से बचा सकते हैं।
चलिए, अब देखिए, स्वच्छता के 2 रूप हैं। देखिए, पहला व्यक्तिगत स्वच्छता, दूसरा सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता। तो सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है। स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने शरीर की साफ-सफाई करनी आवश्यक है, जो व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाती है। यानी व्यक्तिगत स्वच्छता क्या हुई? हम अपने शरीर की जो साफ-सफाई करते हैं, ठीक है? वही व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाती है। जैसे दैनिक क्रिया करते हैं, शौच करते हैं, शौच के बाद हाथ को साबुन से धोना, वो एक स्वच्छता है। ब्रश करते हैं, ठीक? उससे हमारा मुँह साफ रहता है, मुँह के जो कीटाणु होते हैं वो मरते हैं। फिर हम नहाते हैं, स्नान करते हैं, उससे हमारे शरीर में जो पसीना होता है या जो गंदगी होती है, वो नहाने से वो सारी चीज़ें धुल जाती हैं, उससे हमारा शरीर भी साफ हो जाता है। तो ये सारी क्रियाएँ करके हम जो व्यक्तिगत स्वच्छता करते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। देखिए, इसके अंतर्गत दैनिक जीवन या अंतर्गत दैनिक किए जाने वाले क्रियाकलापों जैसे प्रतिदिन स्नान करना, भोजन से पहले व भोजन करने के बाद हाथ धोना, स्वच्छ कपड़े पहनना एवं नियमित रूप से दाँत, बाल एवं नाखून की सफाई करना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ नीचे एक चार्ट जैसा कुछ फ्लो चार्ट बना है। इसमें दिया गया है कि व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। तो ये देख लेते हैं, इस चित्र से आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत पहला देखते हैं, नियमित शौच जाना व शौच के बाद साबुन से हाथ धोना। तो शौच के बाद जो हम शौच भी एक सफाई का क्रिया है, ठीक? अगर किसी को शौच ढंग से नहीं होता, ठीक से पेट नहीं साफ होता, तो क्या होता है? वो रोगग्रस्त हो जाता है। वो इंसान उसको रोग कोई ना कोई बीमारी उसको हो जाएगी। तो इसलिए शौच का होना, ये नियमित जो क्रियाएँ हैं, इसका होना भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे शरीर की अंदर की सफाई हो गई, ठीक है? तो उसके बाद हम अपना हाथ जो धोते हैं, उसको साबुन से धोना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए, मल-मल के धोना चाहिए, ठीक है? ताकि उसके बाद उसपे कोई कीटाणु, जीवाणु हाथ पे ना रह जाएँ। उसके बाद दूसरा देखते हैं, प्रतिदिन दाँत, मुख, चेहरे व जीभ की सफाई करना, ठीक? ये भी एक है, हम ब्रश करते हैं जिससे हमारे दाँत और मुख की सफाई होती है, जीभ की सफाई करते हैं, चेहरे को धोते हैं, ठीक है? चेहरा जो धोते हैं हम, वो भी हमारे चेहरे की सफाई होती है। तो उससे क्या होता है, जो कीटाणु, बैक्टीरिया, धूल, ये सब जो चेहरे पे बैठे होते हैं, जब हम धुल देते हैं तो उससे वो चेहरे से धुल जाते हैं। प्रतिदिन स्नान करना, नहाना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिससे शरीर के मैल छूटते हैं, शरीर में जो धूल-धक्कड़ लगे होते हैं, कीटाणु, जीवाणु होते हैं, पसीने जो लगे होते हैं, वो सब छूट जाते हैं नहाने से। स्वच्छ कपड़े व नियमित जूते व चप्पल पहनना, जिससे हमारे पैर, जूते-चप्पल इसलिए पहनते हैं ताकि पैर गंदे ना हो, पैर में गंदगी ना लगे, ठीक है? फिर नियमित रूप से बाल व नाखून काटना, नाखून बड़े हो जाएँगे तो नाखून के बीच में गंदगी बैठेगी, उससे वहाँ पे कीटाणु पैदा होंगे, तो इसलिए नाखून को काटना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बड़े बाल भी नहीं होने चाहिए, बहुत बड़े बाल होंगे तो उसमें गंदगी बैठेगी, बाल नहीं धुलेंगे आप। सर कहते हैं, सर को साबुन से या शैम्पू से नहीं धुलेंगे तो उसमें सर में भी गंदगी बैठती है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। छींकते व खाँसते समय मुँह पर रुमाल का प्रयोग करना। देखिए, जब हम खाँसते हैं या छींकते हैं तो हमें हमेशा अ, रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए। छींकते वक़्त भी अपने मुँह के सामने, नाक पे लगा लेना चाहिए, और जब हम खाँसते हैं तो मुँह के सामने और नाक के सामने रुमाल को लगा लेना चाहिए, ठीक है? जिससे हम छींकते हैं और खाँसते हैं, जो उससे जो जीवाणु या कीटाणु बैक्टीरिया निकल रहे हैं, वो किसी सामने वाले को जाके रोगग्रस्त या ना कर दें, ठीक है? अगर हमें कोई बीमारी है तो दूसरे के पास वो जीवाणु चले गए, तो वो उसको बीमार कर देंगे अगर हमें कोई बीमारी है तो, ठीक है? साफ़ पानी पीना एवं पीने के पानी का सही भंडारण करना। हमें साफ़-सुथरा पानी पीना चाहिए और पानी की मात्रा हमारे शरीर में अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? बहुत कम पानी पीने से भी आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। तो इसलिए पानी का जो शरीर के अंदर पानी जाना चाहिए, उसकी मात्रा सही होनी चाहिए, और उसका भंडारण भी
शरीर में सही होना चाहिए और जो पानी आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको भी सही से रख रखाव उसका करना चाहिए ताकि वो पानी गंदा ना हो, दूषित ना हो। और शुद्ध भोजन और स्वच्छ स्थान पर ग्रहण करना चाहिए। हमको भोजन भी शुद्ध करना चाहिए, ताज़ा करना चाहिए और जहाँ पे आप भोजन बैठ के खाते हैं उस जगह पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, वहाँ आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ जगह बैठ के खाना खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आसपास अगर गंदगी होगी तो मच्छर और मक्खी आके खाने पे बैठेंगे और मच्छर मक्खी अगर खाने पे आके बैठ गए तो वो अपने साथ बीमारियां भी लेके आएंगे, कीटाणु जीवाणु भी लेके आएंगे, जिस खाने को खा के आप बीमार हो सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता में ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, शौच के बाद सफाई। देखिए शौच के बाद कैसे सफाई होती है। देखिए शौच क्रिया के लिए सदैव शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, यानी खुले में शौच नहीं करना चाहिए, खेत में जाके नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमेशा शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। शौच में पानी के लिए साफ मग या डिब्बे का प्रयोग करना चाहिए। शौच के लिए स्वच्छ पानी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कभी गंदे पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे गंदे नाले का पानी हो गया या बहुत गंदगी वाला पानी कहीं से आप लाके शौच के लिए इस्तेमाल ना करें। साफ पानी, स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करें। चप्पल पहनकर ही शौच के लिए जाना चाहिए। ठीक है, नंगे पैर कभी नहीं जाना चाहिए, हमेशा चप्पल पहने रहना चाहिए। शौच के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ पैर धुलने चाहिए, हाथ और पैर दोनों शौच के बाद अच्छे से धुलना चाहिए साबुन से। ठीक है, ये देखिए हाथ कैसे धोना है, अच्छे से ये बताया गया है इस क्रियाकलाप में, कैसे हाथों को एक दूसरे पे रगड़ना है, उंगलियों के बीच में कैसे साफ करना है, नाखूनों के बीच में साफ करना है। ठीक है, तो हाथ जब तक हर जगह से ना साबुन से अच्छे से रगड़ लिया जाए तब तक हाथ को पूरा धुला नहीं माना जाता, इसलिए हाथ को हमेशा अच्छे से धोना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक तालिका दी है, इसको ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए यहाँ पे दिया है क्या, अंगों की स्वच्छता क्यों, कब, कैसे करें। अब पूछ रहा है त्वचा की सफाई, त्वचा की सफाई क्यों करनी चाहिए, ताकि त्वचा पे जो पसीने लगे होते हैं, पसीना निकलता है ना शरीर में, पसीना निकलता है, उस पर धूल लग कर हम कहीं आते जाते हैं तो धूल बैठ जाता है, तो उससे क्या होता है, गंदगी हमारे शरीर पे रह जाती है, उस पर कीटाणु और बैक्टीरिया के बैठ जाते हैं। तो सुबह सुबह हमको त्वचा की सफाई कर लेनी चाहिए, नहाते वक्त स्नान करना चाहिए, जिससे त्वचा की सफाई हो जाएगी पूरे शरीर में, पूरे शरीर की। कैसे करें, स्नान करेंगे और साबुन से पूरे शरीर को धुलेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे, मुंह की सफाई, दांतों की सफाई कैसे क्यों करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक, तो दांतों मुंह की सफाई और दांतों की सफाई, ताकि दांत हमारे गंदे ना हो, दांतों मुंह में जो बैक्टीरिया बनते हैं वो नष्ट हो जाएं, इसलिए हमको करनी चाहिए। कब करेंगे, सुबह सुबह सो के जब हम सुबह उठते हैं और एक बार सोने से पहले। ब्रश तो वैसे हमें दोनों टाइम करना चाहिए। ठीक है, एक सुबह जब हम सो के उठते हैं और जब हम खाना खा के रात में सोने जाते हैं उस टाइम भी हमें 2 टाइम ब्रश कर लेना चाहिए। और ब्रश कभी भी बहुत दबाव डाल के दांतों पे रगड़ के नहीं करना चाहिए, हल्के हाथ से आराम से करना चाहिए, कभी जल्दबाजी में नहीं, आराम से करना चाहिए, क्योंकि दांतों के ऊपर एक परत होती है, अगर वो कस के और रगड़ के ब्रश करेंगे हम तो वो परत घिस जाएगी, और परत अगर घिस गई तो उससे जब हम ठंडा या गर्म चीज़ें पिएंगे तो उससे हमारे दांतों में वो चीज़ लगेगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, ब्रश 2 टाइम करिए, सुबह और रात में, लेकिन बहुत आराम से करिए, हल्के हाथों से ब्रश करिए और कोशिश करिए दांतों के हर कोने तक पहुँचे मुंह में। ठीक है, कैसे करें, ब्रश और जो टूथपेस्ट होता है उसका इस्तेमाल करके हम दांतों की सफाई करेंगे और मुंह को पानी से और साबुन से लगा के मुंह को धुल लेंगे। ऐसे आँखों की सफाई आप लिखेंगे, कान की सफाई, नाक की सफाई, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। अब आते हैं सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता। देखिए स्वस्थ जीवन के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सामाजिक स्वच्छता का ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य आसपास की स्वच्छता से है।
ठीक है। सामाजिक स्वच्छता से क्या मतलब है? हमारे आस पड़ोस की जो स्वच्छता होती है उसी को हम सामाजिक स्वच्छता कहते हैं। दूसरे शब्दों में आसपास के वातावरण की पूर्ण सफाई ही सामाजिक या सार्वजनिक स्वच्छता कहलाती है या होती है। इसके अंतर्गत गलियों सड़कों की सफाई, नदियों तालाबों व जलाशयों की सफाई, सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, पार्क आदि की स्वच्छता आवश्यक है। तो ये सारी जगह जो बताई गई है ये सब सार्वजनिक जगह होती हैं। अस्पताल सार्वजनिक सार्वजनिक जगह है, पार्क, विद्यालय, रेलवे स्टेशन ये सब सार्वजनिक जगह है जहाँ पे कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है। तो इन सब जगहों की सफाई होनी चाहिए, नदियों की होनी चाहिए, ठीक? गलियों की जो गलियों में नालियाँ होती हैं उनकी सफाई होनी चाहिए, तालाब की सफाई होनी चाहिए, ठीक है? ये सब साफ रहेंगे, इन्हीं सारी चीज़ों को हम सार्वजनिक स्वच्छता के अंतर्गत गिनते हैं। आगे देखते हैं। सामाजिक स्वच्छता के प्रति जागरूकता के अभाव में लोग इधर-उधर कूड़ा-कचरा फेंकते हैं तथा खुले में शौच करते हैं। इस कारण वातावरण में अनेक प्रकार के रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं। इस फेंके गए कूड़े कचरे पर मच्छर मक्खियाँ बहुतायत में पनपते हैं। तो जहाँ गंदगी होती है वहाँ मक्खी और मच्छर पैदा होते हैं और मक्खी और मच्छर बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। और उसी कारण हम अगर गंदगी वाले इलाकों में हम रहते हैं तो वहाँ के आपने सुना होगा जो लोग गंदगी के इलाकों में रहते हैं जहाँ गंदगी ज़्यादा रहती है वहाँ के लोग अक्सर बीमार रहते हैं। ठीक है, चाहे बुखार रहता है या हैजा हो जाता है, दस्त हो जाता है, ठीक। तो ये बीमारियाँ उनको होती रहती हैं, तो इसलिए हमेशा साफ सफाई पे ध्यान रखना चाहिए। यही मच्छर मक्खियाँ अपने साथ जीवाणु एवं विषाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। जब ये खुले में रखे गए खाद्य पदार्थों एवं पेयजल पर बैठते हैं तो उनके द्वारा लाए गए जीवाणु विषाणु उन खाद्य पदार्थ, पेयजल या पेय पदार्थों में चले जाते हैं, जिससे खाने पीने के से टाइफाइड, हैजा, डायरिया, पेट दर्द आदि रोग हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें खुले में रखे खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। खुले में रखे खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। यह हमारा दायित्व है कि हम अपने परिवेश को साफ सुथरा रखें। यदि कोई व्यक्ति वातावरण को दूषित करता है तो उसे जागरूक करना भी हमारा परम कर्तव्य है। तो आपका हमारे हमारे देश के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो गंदगी ना फैलाए और साथ-साथ अगर कोई गंदगी फैला रहा है तो आप उसको समझाएँ, उसको जागरूक करें कि अगर आप ऐसा-ऐसा गंदगी फैलाएँगे तो इससे बीमारियाँ फैलेंगी जो हम में से किसी को हो सकती हैं। ठीक है? अब देखिए, अक्सर हम दैनिक उपयोग से निकली अनुपयोगी वस्तुओं को इधर-उधर फेंक देते हैं। इधर-उधर फेंकी गई वस्तुएं ही धीरे-धीरे कचरे का रूप ले लेती हैं। घरों का कचरा, विद्यालय में होने वाला कचरा, उद्योगों का कचरा, अक्सर सड़कों के किनारे बड़े-बड़े पहाड़ के सामान इकट्ठा रहता है। जैसे आपने देखा होगा ना कहीं-कहीं यहाँ पे अ, आपके इलाके में कहीं जहाँ आप रहते हैं वहाँ के आसपास के इलाके में आपने देखा होगा कि कहीं न कहीं एक कूड़े का ढेर लगा होता है। ठीक है? बहुत सारा कूड़ा वहाँ इकट्ठा रहता है। तो उस जगह पे बस कूड़ा ही इकट्ठा होता रहता है, ठीक? तो उसके आस-पास के इलाके गंदे रहते हैं। जहाँ पे बहुत सारा कूड़ा होगा वो गंदगी वाला इलाका हो जाता है और कूड़ा इकट्ठा होते-होते एक पहाड़ का रूप ले लेता है, बहुत सारा कूड़ा जहाँ इकट्ठा हो जाता है, ठीक है? तो साग-सब्जियों व फलों का कचरा, जीवों का मल-मूत्र आदि सब गलकर सड़ते रहते हैं। इन्हें गीला कचरा कहते हैं, ठीक है? सब्जियों का कचरा, फल का कचरा, जीवों मल-मूत्र आदि ये सब जो कचड़े होते हैं, इन ये सब जो कचरा होता है इसको गीला कचरा कहते हैं। साग-सब्जियों के छिलके, सड़ी-गली सब्जियाँ, खराब फल, फलों के छिलके, फलों का रस निकलने के बाद शेष बचा गूदा आदि गीले कचरे के उदाहरण हैं। पॉलीथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएँ, रबर की बनी वस्तुएँ जैसे टायर, टैटू खिलौने टूटे खिलौने आदि ये सब कैसी होती हैं? रबड़ या प्लास्टिक की बनी हुई। बिस्कुट, नमकीन आदि खाद्य सामग्रियों के फाइबर के डिब्बे, पैकेट आदि आसानी से नष्ट नहीं होते। इन्हें सूखा कचरा कहते हैं, ठीक है? तो ये जो सूखे कचरे होते हैं जैसे पन्नी हो गया, टायर हो गए, खिलौने हो गए, ठीक? प्लास्टिक के डिब्बे हो गए, ये सब क्या है ना सूखे कचरे के अंतर्गत आते हैं। देखिए, तो
गीला एवं सूखा कचरा एक ही कूड़ेदान में डालने से उसमें बदबू एवं कीड़े पैदा हो जाते हैं, जो परिवेश की वायु को दूषित करते हैं। अगर गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग कर दिया जाए तो गीले कचरे से खाद बनाई जा सकती है, जबकि उस सूखे कचरे को पुनः चक्रण कर वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो जो गीला कचरा होता है वो हमारे खाद के काम में आ सकता है, और जो सूखा कचरा है तो उसको फिर से रिसाइकल या पुनः चक्रण करके उसको हम फिर से उसी चीज़ में बदल सकते हैं। जैसे प्लास्टिक को गला के या कुछ उसका चक्रण होता है, उसको रिसाइकिल करके हम फिर से उस प्लास्टिक की कोई नई चीज़ बना सकते हैं। ठीक है? तो क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना के अंतर्गत नगर पालिका ने लोगों को गीला एवं सूखा कचरा अलग-अलग कूड़ेदान में इकट्ठा करने का सुझाव दिया है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि प्रत्येक नागरिक सूखे कचरे को नीले कूड़ेदान में ही डाले और गीले कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डाले। तो आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि अक्सर कई जगह पे 2 तरह के 2 रंग के कूड़ेदान रखे होते हैं। एक होता है हरा, एक होता है नीला। तो किस रंग के कूड़ेदान में हमें किस तरह का कूड़ा डालना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। और अगर आप जानते हैं तो आपको दूसरों को बताना चाहिए जिनको ये चीज़ नहीं पता है। तो देखिए, अब इसको हम कैसे याद करेंगे कि किस रंग के डब्बे में हमें सूखा कचरा डालना चाहिए और किस में गीला कचरा। तो इसको याद करने का एक तरीका बता दे रहे हैं। देखिए, हम हरी सब्जियां खाते हैं, जैसे लौकी हो गया, कद्दू हो गया, ये सब क्या है, हरी सब्जियों साग हो गया, ये सब हरी सब्जियां हैं। तो जब हम लौकी छिलते हैं, क्योंकि लौकी अगर बनाते हैं आप लोग तो पहले लौकी को छिला जाता है, तो जब उसका छिलका निकालते हैं तो वो कैसा होता है, गीला होता है ना। लौकी हरे रंग का होता है और उसका छिलका गीला होता है। ठीक, सब्जियां, हरे रंग की सब्जी, जो हरी सब्जियां होती हैं वो क्या, छिलने पे गीली होती हैं। तो इससे हम जान समझ सकते हैं कि हरे रंग की सब्जी मतलब गीला, और गीले से मतलब हरा रंग। ठीक, तो ऐसे हम याद कर लेंगे। हरी सब्जी तो हरा रंग, हरी सब्जी का छिलका गीला होता है तो उसको हम हरे रंग के कूड़ेदान में डालेंगे, यानी गीला गीला कचरा हरे रंग के कूड़ेदान में डालेंगे, और बाकी जो बचा सूखा कचरा उसको नीले रंग के कूड़ेदान में डालेंगे। तो ठीक है, इस तरह से हम थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ तालिका दिया है, अब इस तालिका को आप भरेंगे। ठीक है, सूखा कचरा, गीला कचरा, कौन सी चीज़ गीले कचरे में आती है, कौन सा सूखा। जैसे सब्जी का छिलका किस में आता है, गीले कचरे में आता है। ठीक है, सड़े फल, ये क्या है, ये भी गीले कचरे में आते हैं। ठीक है, पॉलीथीन हमारा सूखा कचरा में आता है। शीशी हो गए, शीशे की बोतल, ये भी सूखा कचरा में आता है। तो ये सारी चीज़ें आप इस तालिका में लिखेंगे। कचरों का उपयोग, देखिए कचरों का जो उपयोग होता है कैसे, देखिए घर तथा विद्यालयों से निकले कूड़े या कचरे का उपयोग हम कंपोस्ट पिट बना कर सकते हैं। अब कंपोस्ट पिट क्या होता है उसको देखते हैं। कंपोस्ट पिट, किसी मैदान में एक गड्ढा खोदें, इस गड्ढे में सबसे नीचे कुछ महीन कंकड़ बिछा दें। ठीक, जो बहुत महीन कंकड़ होते हैं, जैसे मान लीजिए मोरंग जिसको कहते हैं। ठीक, या जो बहुत छोटी वाली गिट्टी आती है, हाँ, उसको, ठीक है, उसको भी बिछा सकते हैं। इसके बाद विद्यालय व घर से निकला कचरा इसमें डालकर ढक दें। इसे नम रखने के लिए सप्ताह में 1 या 2 बार गड्ढे में पानी डालें। इस तरह 3 या 4 माह में कचड़े से खाद बनकर तैयार हो जाएगी। इसका प्रयोग विद्यालय के बगीचों में किया जा सकता है। अब देखिए, कंपोस्ट पिट बनाने के लिए हमेशा गीले कचरे का इस्तेमाल होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इस कंपोस्ट पिट में हम सूखा कचरा नहीं डालते, जैसे पॉलीथीन हो गया, डिब्बे हो गए, ये सारी चीज़ें हम कंपोस्ट पिट में नहीं डालेंगे। कंपोस्ट पिट में हम हमेशा जो हरे रंग के डिब्बे में गीला कचरा रखा जाता है उसी कचरे का इस्तेमाल करेंगे। गीले कचरे का इस्तेमाल हम कंपोस्ट पिट खाद बनाने में कर सकते हैं। चलिए कुछ और बातें जानते हैं। एनाफ्लीज नामक मादा मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। ठीक है, तो मच्छर क्या हो गया, रोग फैलाने वाला एक जीव हो गया। ठीक,
जो रोगों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाता है। तो मलेरिया रोग कैसे होता है? ये मादा मच्छर होती है एक एनाफ्लीज नामक, वो उसके काटने से मलेरिया रोग होता है। इसमें पीड़ित रोगी को ठंड के साथ तेज बुखार होता है, ठीक है। इसके लक्षण क्या हैं? ठंड भी लगती है और साथ साथ तेज बुखार भी हो जाता है। एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू एवं चिकनगुनिया होता है। तो एक तरह एनाफ्लीज नामक मादा मच्छर होती है, उससे मलेरिया होता है। एडीज एजिप्टी मच्छर होता है जिससे डेंगू व चिकनगुनिया होता है। डेंगू के रोगी को तेज बुखार, सिर दर्द होता है, साथ ही शरीर पर लाल रंग के चकत्ते भी पड़ जाते हैं। चिकनगुनिया से पीड़ित रोगी को बुखार के साथ साथ जोड़ों में तेज दर्द होता है, ठीक है। तो ये इसके लक्षण हैं। आगे देखते हैं जापानी इंसेफ्लाइटिस या जापानी मस्तिष्क ज्वर विषाणु द्वारा तथा एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम जीवाणु, विषाणु तथा कवक द्वारा फैलते हैं। इस रोग के लक्षण तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, चिड़चिड़ापन, मुंह से झाग निकलना। तो ये जो रोग होता है, इसके लक्षण बुखार, सिर दर्द, उल्टी, चिड़चिड़ापन और मुंह से झाग निकलना, ये इसके लक्षण हैं। तो गंदगी से मच्छर पैदा होंगे और मच्छर से ये सारे रोग आपको या किसी को भी हो सकते हैं। इसलिए इसीलिए सफाई का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। मच्छर मक्खी इतनी सफाई हमेशा रखिए कि वहाँ पे कम से कम मच्छर मक्खी ना उत्पन्न हो। देखिए, निम्नलिखित प्रयासों के द्वारा भी हम अपने परिवेश को स्वच्छ बना सकते हैं। देखिए, हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए। देखिए, पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों को कम से कम प्रयोग करके हम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को बढ़ने से रोक सकते हैं। यानी जो डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियाँ चलती हैं, जो ईंधन का हम उपयोग इंजनों में करते हैं, तो उसका उपयोग अगर हम सिर्फ जितनी ज़रूरत है उतना ही करें, फिजूल में ना करें, बेकार में ना करें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को हम कम कर सकते हैं, जिससे हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी तो इसका मतलब धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा हम बढ़ा सकते हैं। और ऑक्सीजन हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये सबको पता है, बिना ऑक्सीजन के तो हम जीवित भी नहीं रह सकते, ठीक है। आगे देखते हैं धुआं रहित चूल्हे का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। यानी जो चूल्हा होता है धुआं वाला, ये उसका हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए, ठीक। कोशिश यही करना चाहिए कि हम ऐसे साधन का प्रयोग करें जिससे धुआं बहुत कम निकले, या यही होना चाहिए कि ना के बराबर निकले। इसीलिए सरकार जो है वो एलपीजी गैस पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, ठीक, या सौर ऊर्जा पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, ताकि हम किसी तरीके से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना होता है इसको हम कम कर सकें। खेती के लिए कीटनाशकों देखिए, खेती के लिए कीटनाशकों रसायनों का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो हमें जो खेतों में हम अनाज उगाते हैं, उसमें हमें कीटनाशक जो इस्तेमाल करते हैं हमें कम से कम जितनी ज़रूरत हो कोशिश यही करना चाहिए कि और कम ही करें। साथ में जो रासायनिक यूरिया ये सब डालते हैं हम, इनका भी जितना कम प्रयोग करेंगे उतना हमारे वातावरण के लिए अच्छा होगा। आगे देखते हैं अस्पतालों में प्रयुक्त प्लास्टर पट्टी, शीशी, बोतल, सुई, दवा प्रयोग करने के बाद बची पन्नियाँ, ऑपरेशन के बाद अपशिष्ट पदार्थ की, ये सभी मेडिकल कचरा कहलाते हैं। यानी अस्पतालों से जो निकलते हैं, अस्पताली इलाज करने के लिए जो भी सामान होते हैं उनसे जो कचरा निकलता है उन सबको हम मेडिकल कचरा कहते हैं, जिनका निस्तारण अन्य कचरों के साथ नहीं करना चाहिए क्योंकि वे अत्यधिक संक्रमित होते हैं। अक्सर इन्हें कूड़े करकट के ढेर में फेंक दिया जाता है या नालियों में डाल देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो सुई हो गया, नीडल हो गई, दवाई के पत्ते हो गए बेकार, शीशियाँ हो गई, तो इनको हमें अलग इकट्ठा रखना चाहिए। ये जो कचड़े होते हैं ये मेडिकल कचड़े होते हैं, कचरा होता है ये, इसको हमें अलग कहीं एकत्रित करना चाहिए। नालियों में पानी जब सिंचाई के पानी से मिल जाता है तो सिंचाई करने से कचरे में मिले हानिकारक रसायन फसलों और सब्जियों में प्रवेश कर जाते हैं। इन फलों एवं सब्जियों के प्रयोग से मानव अनेक रोग से ग्रसित हो रहे हैं।
इसी कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में मेडिकल कचरा जलाने की भट्ठी लगाना अनिवार्य कर दिया। ठीक है, तो एक चीज़ आपको पता चला कि अस्पतालों जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है वो अब जो अस्पताल हैं, अस्पतालों में मेडिकल कचरा जो निकलता है या जो कचरे मेडिकल वाले होते हैं, उनको वहीं पे भट्ठी में जलाने के लिए वहाँ पे भट्ठी का निर्माण कराना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, ताकि वो वहीं पे नष्ट किए जा सकें, ये इधर-उधर ना फेंके जाएँ, क्योंकि ये ज़्यादा संक्रमित होती हैं। ठीक है, किसी के द्वारा एक बार इस्तेमाल किया हुआ सिरिंज या सुई हमको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको बीमारी लग सकती है। इस इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एक सिरिंज, एक नीडल हमेशा एक ही बार इस्तेमाल होती है। ठीक है, अगर आप किसी भी वजह से सिरिंज या इंजेक्शन लगाना है या कुछ करना है, तो हमेशा नई सिरिंज खरीद के लाइए, हमेशा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज़ अगर कोई रोगग्रस्त व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, तो उस सामान को आप इस्तेमाल ना करें। हमेशा अगर आपको ज़रूरत है तो कोई नई वस्तु या उस तरह की नई वस्तु खरीद के एकदम नई-नई लाके तब इस्तेमाल करें। आगे देखते हैं। सार्वजनिक खाली भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहिए, यानी जो खाली भूमि है, हमें पेड़-पौधे लगाने चाहिए, ताकि पेड़-पौधे जितने ज़्यादा होंगे, ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में उतनी ज़्यादा होगी, और जो ऑक्सीजन हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। सार्वजनिक सार्वजनिक कूड़ाघरों घूर गड्ढों का निर्माण करना चाहिए। ठीक, जो सार्वजनिक कूड़ाघर हैं या जो घूर गड्ढों मतलब जो कूड़ा रखने वाले जो गड्ढे होते हैं, उनका निर्माण करना चाहिए, ताकि जो कूड़ा है वो वहाँ इकट्ठा हो सके, एक ही जगह पे इकट्ठा हो, इधर उधर ना फैले। स्वच्छता एवं सफाई के लिए समुदाय से मिलकर जागरण अभियान चलाना चाहिए। तो जन जागरण अभियान भी चलाना चाहिए, ताकि लोग इसके बारे में जागरूक हों, लोगों को इस सब चीज़ों के बारे में पता चले। आगे देखते हैं। नहरों, तालाब एवं अन्य जलाशयों में पशु को नहीं नहलाना चाहिए और ना ही वहाँ कपड़े धुलने चाहिए। तो तालाब, नदियों, इन सब जगहों पे पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए, और साथ में वहाँ कपड़े नहीं धुलने चाहिए, क्योंकि जो कपड़े हम धोते हैं, गंदे कपड़े धोते हैं, तो वहाँ से धुलने पे उन कपड़ों में जो कीटाणु जीवाणु होते हैं, वो उसी पानी में जाके मिल जाते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। हैंड पाइप्स के आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। इसके आसपास के गड्ढों में पानी इकट्ठा होने ना दें, अन्यथा इसमें मच्छर अपना घर बना लेंगे, जिनके काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए कमरों कमरों की नियमित सफाई करनी चाहिए। समय समय पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव सावधानी से करना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, सोते समय आप मच्छरदानी का प्रयोग ज़रूर करें। मच्छर से बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है, इससे बढ़िया उपाय कोई नहीं है। ठीक है, आप बिजली रहे या ना रहे, मच्छरदानी आपका साथ देगा मच्छर से बचने के लिए। ठीक है, तो मच्छर से बचने के लिए, मक्खी से बचने के लिए इसका उपयोग करें सोते वक्त। देखिए, आगे देखते हैं। हमें प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग से बचना चाहिए। खरीदारी के लिए झोला लेकर बाजार जाना चाहिए। लोगों को पॉलीथीन की थैलियों के उपयोग करने से होने वाली हानियों के बारे में जागरूक करना चाहिए, ताकि वे इनका प्रयोग कम करें। तो जैसे आपको पता होगा, जो पॉलीथीन होती है, पन्नी होती है या प्लास्टिक होते हैं, इनको हम सिर्फ रिसाइकल कर सकते हैं। यानी एक बार अगर पन्नी बना दिया गया है, तो इसको सड़ मतलब हम कह सकते हैं कि ये कभी नष्ट ही नहीं होते, ये वातावरण में विलीन ही नहीं होते। अगर पन्नी बन गई है, तो वो पन्नी कहीं भी आप फेंक देंगे, तो वो वैसे का वैसे ही कई सालों तक मिलेगा, कई दशकों तक वो वैसे का वैसे ही मिलेगा। ठीक है, उसकी मजबूती में भले कमी आ जाए, लेकिन वो रहेगा प्लास्टिक। वो जैसे होता है ना, साग सब्जी जो छिलके होते हैं, अगर उसको हम ज़मीन में कहीं गाड़ दें, तो कुछ दशकों में वो उसी ज़मीन में विलीन हो जाते हैं, उसी में मिल जाते हैं। लेकिन जो पॉलीथीन होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, वो उसी धरती में विलीन नहीं होते। वो
तो वो जब विलीन नहीं होंगे तो कोई जंतु खाने के साथ उसको खा लेगा, जैसे गाय वाय खा लेती हैं, तो उससे जंतुओं को दिक्कत होगा। और फिर जब वो वातावरण में वैसे पड़े रहेंगे तो वो रासायनिक पदार्थ होते हैं, उससे हमारी जो उपजाऊ मिट्टी है, मृदा है, उसको भी नुकसान होगा, वातावरण को भी नुकसान होगा। तो इस तरह से हमें प्लास्टिक और पन्नी के इस्तेमाल से हमेशा बचना चाहिए। जितना अगर ज़रूरी ना हो तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, कोशिश यही करना चाहिए कि बहुत कम करें हम प्लास्टिक का उपयोग। चलिए आगे देखते हैं। स्वच्छता एवं सफाई का महत्व। स्वच्छता और सफाई का महत्व क्या है ये देखते हैं। तो आप ऊपर इतनी सारी चीज़ें पढ़ के आप समझ ही गए होंगे स्वच्छता और सफाई क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ देखते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण एवं स्वस्थ साथ साथ स्वच्छता भी समान रूप से आवश्यक है। तो स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार पोषण के अभाव में हम स्वस्थ नहीं रह सकते, उसी प्रकार स्वच्छता के अभाव में हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। दूषित जल एवं गंदे वातावरण में अनेकों हानिकारक जीव जंतु जैसे मक्खी, मच्छर, खटमल, चूहे एवं सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु इत्यादि पनपते हैं, जो हमारे शरीर में मलेरिया, फाइलेरिया, पीलिया, हैजा, डायरिया, दस्त, प्लेग जैसी बीमारियां फैलाते हैं। शरीर को अच्छी तरह से साफ न करने से शरीर पर अनेक जीवाणु पनप सकते हैं एवं हमारे शरीर में उन कीटाणुओं से संक्रमण हो सकता है। ठीक है, तो अगर गंदगी होगी तो मक्खी, मच्छर, खटमल, बैक्टीरिया, वायरस या जीवाणु, विषाणु जिसे कहते हैं, ये सारे जीव पनपेंगे, वहाँ वहाँ पैदा होंगे और फिर यही जीव हमको बीमारियाँ देंगे, जैसे मलेरिया हो गया बीमारी, फाइलेरिया एक बीमारी हो गई, पीलिया हो गया, हैजा हो गया, डायरिया हो गई, दस्त होता है लोगों को, प्लेग हो जाता है। ये सारी बीमारियां हमें इन्हीं सब जीवाणुओं, कीटाणुओं, मच्छर, मक्खी, खटमल, चूहे इन्हीं सब से मिलते हैं। गंदे हाथों से भोजन करने पर कीटाणु शरीर के अंदर प्रवेश करके हमें बीमार कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हाथ को हमेशा धो के ही, साबुन से धो के ही खाना खाना चाहिए, ताकि हाथ में अगर कोई कीटाणु बैक्टीरिया लगा हो तो वो धोने से ख़त्म हो जाए। इन बीमारियों के कारण हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यक्तिगत स्वच्छता और अपने आसपास के वातावरण की स्वच्छता का ध्यान रखना आवश्यक है। देखिए, शौचालय का प्रयोग एवं महत्व। अब शौचालय का प्रयोग का महत्व क्या है वो जानते हैं। शौच के लिए सदैव शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। विद्यालय में छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। शौचालय में स्वच्छ जल, साबुन एवं तौलिए की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। शौच के लिए साफ मग या बाल्टी में स्वच्छ पानी का प्रयोग करना चाहिए। शौच क्रिया से पहले व बाद में शौच सीट को पानी से अवश्य साफ करना चाहिए। यानी शौच के बाद जो सीट है, जो कमोड होता है, ठीक है, जो शौच सीट होती है, वहाँ पे पानी अच्छे से डालना चाहिए। ठीक है, शौच के आसपास शौचालय के आसपास गंदगी नहीं करनी चाहिए। यथास्थान या शौच सीट जो होती है का ही प्रयोग करना चाहिए। यानी शौच सीट पे ठीक से बैठिए शौच के लिए, इसका मतलब ये कहना है। ठीक है, आप ये अच्छे से समझ लीजिए। शौच करते वक्त शौच सीट पे ही सही से बैठें, इधर अगल बगल में बैठ के गंदगी फैलाइए, उसका ये कहने का मतलब है। शौचालय में नंगे पैर नहीं जाना चाहिए। यानी आप अगर शौच करने जा रहे हैं या शौच बाथरूम जा रहे हैं या शौच करने जा रहे हैं तो हमेशा नंगे पैर जाने से कतराइए। कतराइए का मतलब कि नंगे पैर मत जाइए, हमेशा चप्पल पहन के जाइए। शौचालय शौच क्रिया के बाद हाथ पैर को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। ठीक है, हाथ और पैर दोनों को अच्छे से साबुन से धोना चाहिए, ताकि अगर कोई कीटाणु हाथ पैर में लगे हों तो वो ख़त्म हो जाएं, मर जाएं। देखिए, शौचालय की स्वच्छता हेतु ध्यान देने योग्य बात है। अब शौचालय की स्वच्छता करने के लिए क्या क्या चीज़ें पे हमें ध्यान देना चाहिए, इसको देखते हैं। देखिए, शौचालय से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को या के निस्तारण के लिए सोकपिट की व्यवस्था होनी चाहिए।
सोकपिट मतलब, या आप कह सकते हैं जिसको हम टैंकर कहते हैं, ठीक है। जो शौचालय का टैंकर होता है उसी की बात कर रहा है, उसको एक तकनीक है सोकपिट, तो उसकी बात ये कर रहा है। शौचालय में कुंडी युक्त दरवाजे लगे होने चाहिए। बाल्टी या मग को यथास्थान ही रखना चाहिए, उधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। शौचालय में प्रत्येक सप्ताह उत्तम कीटनाशक पदार्थों द्वारा सफाई करनी चाहिए, यानी शौचालय की सफाई जो हार्पिक, आज के समय में हार्पिक आता है, ठीक है, उससे कोशिश यही करनी चाहिए कि उससे सफाई करनी चाहिए हमें, या जो कीटनाशक होते हैं, फिनाइल होता है, इन सब चीज़ों से उसकी सफाई करनी चाहिए। सीवर या सोकपिट को समय समय पर साफ करना चाहिए। जो सोकपिट होता है हमारा, सीवर होता है, उसको भी, यानी टैंकर होता है, उसको भी हमें समय समय पर साफ कर लेना चाहिए। उसको साफ करने का समय थोड़ा लंबा होता है, काफ़ी टाइम लगता है उसको सोकपिट को भरने में, तो जब वो भरे तो उसको सफाई उसकी कर देनी चाहिए। खुले में शौच करने के दुष्प्रभाव। अब खुले में शौच करने के दुष्प्रभाव क्या हैं वो जानते हैं। वर्तमान में भारत की लगभग आधी आबादी ये नहीं जानती कि खुले में शौच जाने से न सिर्फ उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बल्कि वातावरण भी दूषित होता है। खुले में शौच मानव जीवन के स्वास्थ्य को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करता है। तो देखिए किस किस प्रकार से प्रभावित करता है। जल स्रोतों में संक्रमण होता है, जिसके कारण इनका पानी पीने योग्य नहीं रह जाता। जैसे आप खुले में शौच गए, नदियों के आसपास लोग जाते हैं, तालाबों में शौच करते हैं, तो उससे क्या होता है, शौच करने से वो गंदगी पानी में चली जाती है, फिर वो पानी संक्रमण युक्त हो जाता है। ठीक, तो अगर जानवरों ने उस पानी का इस्तेमाल किया तो वो बीमार हो जाएंगे, बाई चांस इंसानों ने कर लिया, मनुष्यों ने कर लिया, तो वो बीमार हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें बाहर शौच से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए बाहर शौच। मनुष्य को कृमि संबंधी रोग हो सकते हैं, खास तौर पर बच्चों के स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सड़क किनारे एवं तथा झाड़ियों के बीच शौच करते समय सांप और कीड़े मकोड़ों का भय होता है। मान लीजिए खुले में शौच कर रहे हैं और कहीं सांप आके काट लिया, ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। इससे अच्छा कि आप शौचालय का ही प्रयोग करें शौच के लिए, वो अलग बात है। लेकिन झाड़, जैसे भाई जानवर तो कहीं भी आ सकता है, मान लिया, लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे तो खुले में कीड़े मकोड़े और तरह के सांप हो गया, गोजर हो गए, बहुत तरह के जानवर घूमते हैं, तो आप सबसे जब शौच में जाएंगे, अपने शौचालय में जाएंगे, तो आप वहाँ इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। बरसात के मौसम में बाहर शौच करने से संक्रमण का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। खुले मैदान में पड़े मल मूत्र वर्षा के जल से के साथ बहकर नदी, तालाब आदि जलाशयों में मिल जाते हैं, जिससे संक्रमण और बढ़ जाता है। घरों में शौचालय न होने से महिलाओं एवं लड़कियों को खुले में जाना पड़ता है, जो उनके लिए असुविधाजनक एवं असुरक्षित होता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा यही कोशिश करिए कि शौच हमेशा, शौचालय आप घर में ही बनवाइए और वहीं शौच करिए, बाहर ना जाना पड़े। अब देखते हैं शौचालय बनाने के फ़ायदे। शौचालय से फ़ायदे क्या हैं? महिलाओं की सुरक्षा बनी रहती है। ये तो सही बात है, एकदम सही बात है। शौचालय इसीलिए घर में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित रहें। एक तरह से उनकी सुरक्षा का काम करता है। ठीक है ये। शौचालय के प्रयोग से अनेक बीमारियों से बचाव होता है। जंगली जानवरों तथा सांप कीड़े इत्यादि के काटने का भय नहीं होता। बुजुर्गों एवं बीमार व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये फ़ायदे होते हैं इसके। अब आते हैं स्वच्छ भारत के लिए किए जा रहे जागरूकता अभियान। कौन कौन से अभियान हैं हमारे भारत में, देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सरकारी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण योजना 2017-2018 की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे उत्तर प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करना, यानी जो लोग खुले में शौच जाते हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई है, ताकि वो खुले में शौच करने ना जाएं। देखिए, इस योजना के अंतर्गत सरकार सभी गरीबों को धनराशि दे रही है, ताकि वे अपने अपने घर में शौचालय बनवा सकें।
उत्तर प्रदेश सरकार 12,000 रुपये राष्ट्रीय आवेदनकर्ता के खाते में डालेगी। ठीक है, आप अगर शौचालय बनवाना चाहते हैं तो आवेदन करें, सरकार क्या करेगी, आपको 12,000 रुपये आपके खाते में डालेगी ताकि आप शौचालय बनवा सकें। स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, जिसको CRSP कहते हैं, पूर्ण स्वच्छता अभियान, TSC शॉर्ट में कहते हैं, स्वच्छ भारत अभियान जैसे जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। तो ये जो हैं जागरूकता अभियान भी हमारे देश में चलाए जा रहे हैं। उपरोक्त अभियान का मुख्य उद्देश्य अल्प लागत से शौचालय बनाना, साथ ही दूसरी सुविधाएं जैसे हैंडपंप, जल निकासी व्यवस्था, गांव की सफाई इत्यादि सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो ये सारे अभियान चलाए जा रहे हैं और इनसे सिर्फ शौचालय बनाना ही नहीं, शौचालय तो बनाएगा बनाएगा, इसका उद्देश्य है। ठीक है, साथ में हैंडपंप, जल निकासी की व्यवस्था भी देखना, गांव की साफ सफाई भी देखना, इसके अंतर्गत ही आता है। अब ये एक तारीख दी है, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो ये दिनांक आप याद करेंगे, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अब इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा वो देखते हैं। स्वच्छता के दो स्वरूप हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता। दांत, आँख, नाखून, बाल, त्वचा की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत की जाती है। सार्वजनिक स्वच्छता के अंतर्गत परिवेश की स्वच्छता की जाती है, या जिसको हम कहते हैं पास पड़ोस, आस पड़ोस की सफाई। शौचालय के लिए शौच के लिए सदैव शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी पाठ में। सफाई हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये हम समझ गए। ठीक है, इस पाठ को पढ़ा हमने और उसमें हम ये सारी चीज़ें समझे। अब आपका इस पाठ का अभ्यास प्रश्न आया है, ये अभ्यास प्रश्न आप देखेंगे। ठीक है, ये देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है, ये सारे आप पढ़ेंगे, इस पे जो उत्तर सही होगा उस पे निशान लगाएंगे। ये सही गलत वाले प्रश्नोत्तर हैं। प्रश्नोत्तर मतलब सही गलत का निशान लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो जो कथन सही है उसके सामने सही लगाएंगे और जो कथन गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाएंगे। फिर रिक्त स्थान है, ये भी यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब फिर यहाँ पे आ जाता है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, और फिर यहाँ पांचवा प्रश्न है, टिप्पणी लिखना है निम्नलिखित पे। तो ये सारी चीज़ें लिखेंगे आप, सारे प्रश्नोत्तर को हल करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी, आपको अनुभव होगा प्रश्नोत्तर लिखने का। तो आप कोशिश ज़रूर करिएगा, प्रश्नोत्तर ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो ये पाठ आपका समाप्त हो गया है। अब अगला पाठ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।